दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे राहुल अपने दोस्त विहान की बिगड़ती हालत को देखकर बेचैन हो गया था और बाबा आद्यानंद की तलाश में तुरंत निकलना चाहता था। लेकिन अनिल ने उसे रोका, क्योंकि रात के वक्त नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। राहुल को डर था कि कहीं देर हो गई तो वो अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो न दे। वहीं कणिका ने समझाया कि अभी निकलना खतरनाक होगा, इसलिए सुबह का इंतजार जरूरी है। तभी अनिल ने राहुल को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, ऐसा मत सोचो, तुम अपने दोस्त को नहीं खोओगे और हम जल्द से जल्द बाबा आद्यानंद को ढूंढ निकालेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके ये बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राहुल ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, आखिर हमें सुबह तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? यह काम जितनी जल्दी हो उतना ही उचित रहेगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे दोस्त के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने परिवार के सदस्य को इसी तरीके से खोया था। और आप लोग यह भी जानते हैं कि उन लोगों के पास भी समय की बहुत कमी थी। ऐसा न हो कि हमें बाबा तो मिल जाएं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपने दोस्त को खो दूं। अनिल ने कहा, ऐसा मत सोचो, तुम अपने दोस्त को नहीं खोओगे। हम जल्द से जल्द बाबा आद्यानंद को ढूंढ निकालेंगे। अब राहुल के लिए रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह चाहता था कि यह रात का पहर जल्द से जल्द बीत जाए और भोर हो, ताकि वह अनिल के साथ निकलकर बाबा आद्यानंद को ढूंढ सके। इस वक्त राहुल बहुत ज्यादा बेचैन था। उसे अपने दोस्त विहान की हालत देखी नहीं जा रही थी। राहुल के साथ साथ इस वक्त कणिका और अमन भी उसी कमरे में थे और अनिल भी उसी कमरे में आराम कर रहे थे। अनिल इसीलिए आराम कर रहे थे क्योंकि वह पहले से जानते थे कि आने वाला दिन बहुत मुश्किल भरा होगा। बाबा आद्यानंद को ढूंढने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार और विश्रामित रहना होगा। यदि वह आराम नहीं करेंगे तो भारी थकावट और थके हुए मस्तिष्क के साथ वे अपनी योजना को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने राहुल से भी कहा था कि वह थोड़ा आराम कर ले। राहुल बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन करवटें बदलता रहा। चाहकर भी वह आराम नहीं कर पा रहा था। उसके लिए आराम करना अब बेहद कठिन हो गया था। उसके सामने उसका दोस्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। एक एक पल उसके लिए भारी होता जा रहा था। हर गुजरता क्षण उसके दिल पर बोझ बनता जा रहा था। राहुल के लिए वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका दोस्त मौत के ओर करीब जा रहा था। इसी कारण उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह लेटा तो था, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था, जो उसे मानसिक रूप से चैन नहीं लेने दे रहा था। अब तो राहुल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। करवट बदलते बदलते जब वह थक गया तो उसकी नजर घड़ी की ओर गई। रात के सिर्फ 1 बज रहे थे। अभी सुबह होने में बहुत देर थी। बेचैनी में वह उठ खड़ा हुआ और अनिल की ओर देखकर बोला, क्या हम अभी बाबा को ढूंढने के लिए नहीं निकल सकते? ऐसा कहते हुए जब राहुल की नजर अनिल पर गई तो उसने देखा कि अनिल गहरी नींद में सो रहे थे। वह उन्हें जगाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि कणिका ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कणिका के चेहरे पर भी डर और उदासी साफ देखी जा सकती थी। वह भी जानती थी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उनका दोस्त मौत के ओर करीब जा रहा है और उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। वह खुद भी भीतर से बेचैन थी, लेकिन उसने राहुल से कहा, राहुल, मैं जानती हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें अभी उन्हें नहीं जगाना चाहिए। उन्हें सोने दो। अगर वे ठीक से आराम कर पाएंगे तभी बाबा को ढूंढना हमारे लिए संभव होगा। राहुल ने बेचैनी से रुंधे हुए गले से कणिका की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं कणिका कि हमारे लिए आराम करना जरूरी है, लेकिन तुम यह भी जानती हो कि हमारे पास समय की कितनी कमी है। हम आराम करने में वक्त गंवा नहीं सकते। कणिका ने राहुल से बात करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि यह रात का वह पहर है जब नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। हम न तो विहान को यूं ही छोड़ सकते हैं
और न ही रात के इस समय में बाबा को ढूंढ सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिस काली शक्ति ने विहान की यह हालत की है, वह चाहेगी कि तुम बाबा आद्यानंद तक पहुंच सको? पहले तो वह तुम्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं देगी, और अगर किसी तरह तुम पहुंच भी गए तो न जाने वह क्या करेगी। इतना समझ लो कि काली शक्तियां बेहद शक्तिशाली होती हैं। उनसे लड़ पाना आसान नहीं होता, खासकर रात के उन पहरों में जब उनकी ताकतें अपने चरम पर होती हैं। राहुल हैरानी से कणिका की ओर देखने लगा और दबी आवाज में पूछा, रात में काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है? वह कितनी शक्तिशाली होती हैं? तुम्हें यह बात कैसे पता है? तुम इतना सब कैसे जानती हो कणिका? इस वक्त कणिका के चेहरे पर शांत भाव था। उसने राहुल की ओर देखते हुए कहा, मैं जानती हूं, मैंने तुम्हें आज तक यह बात नहीं बताई, लेकिन मुझे डरावनी कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आता था। मैंने बहुत सारी डरावनी कहानियां पढ़ी हैं और ढेरों फिल्में भी देखी हैं। इसके अलावा बचपन में बड़े बुजुर्गों से कई बातें सुनी हैं, और उन सब में एक बात समान थी कि काली शक्तियां या कहें नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत चुड़ैल आदि की ताकतें रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। खासकर तीसरे पहर यानी रात के लगभग 3 बजे उनकी शक्ति अपने चरम पर होती है। उस समय उनसे लड़ पाना और जीत पाना लगभग नामुमकिन होता है। चांद काली शक्तियों का ऊर्जा स्रोत है। जब तक चांद की रोशनी तीव्र होती है, तब तक काली शक्तियों की ऊर्जा भी चरम पर रहती है। लेकिन जैसे जैसे चांद की शक्ति घटती है, उसका उजाला मध्यम पड़ता है और सूरज धीरे धीरे आकाश में चढ़ने लगता है, वैसे वैसे सकारात्मक ऊर्जा की शक्तियां प्रबल होने लगती हैं। कणिका ने अपने गले से थूक निगलते हुए कहा, मैं जानती हूं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ समय है। हमारा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इस समय निकलेंगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं हम पर हावी हो जाएंगी, और जो हम करना चाहते हैं वह हमें करने नहीं देंगी। इसलिए अभी हमें रुकना होगा। कणिका की बात सुनने के बाद राहुल चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें एक तक कणिका पर ही टिकी थीं। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जानता था कि कणिका को इस तरह की बातें आकर्षित करती हैं। वह इनके बारे में पढ़ना और जानना पसंद करती है। हालांकि उसे डर लगता है, लेकिन फिर भी वह इन चीजों की ओर खींचती थी। लेकिन राहुल को यह अंदाजा नहीं था कि कणिका को इतनी गहराई तक जानकारी हो सकती है। कणिका द्वारा दी गई जानकारी को सुनकर अब राहुल कोई भी कदम नहीं उठा सकता था, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे और यह वह समय था जब नकारात्मक शक्तियां अपने पूरे प्रभाव में होती हैं। वह कोई भी हलचल कर इन शक्तियों को संदेह करने का मौका नहीं देना चाहता था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह इधर उधर घूरता रहा। उसका शरीर थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसका मन उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब थकान के कारण उसकी आंख लग गई। इस वक्त कमरे में विहान, राहुल, अमन और अनिल सो चुके थे। केवल कणिका ही जाग रही थी, लेकिन थकावट के चलते उसकी आंखें भी भारी होने लगी थीं, और कुछ ही देर में कणिका को भी नींद आ गई। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कब 1:30 से 3 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। अचानक जोर की आवाज सुनाई दी और सबकी नींद टूट गई। सबने देखा विहान बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। वह जोर जोर से तड़प रहा था। तभी अनिल तेजी से उठकर उसके पास गया और अपनी जेब से मंदिर की भभूति निकाली। उसने वह भभूति विहान के माथे पर लगाई। भभूति लगते ही विहान शांत हो गया। उसका शरीर पहले से बेहतर दिखने लगा और वह नींद में चला गया। विहान शांत हो चुका था, लेकिन सभी जानते थे कि विहान के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं था। वह अब भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। विहान की वास्तविक स्थिति क्या थी, ये वे लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इस वक्त रात के 3 बजे रहे थे और सबकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। विहान की हालत देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और अपने अपने भीतर ही विचार विमर्श कर रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तभी अचानक दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही सबके कानों से दरवाजे की खटखटाहट टकराई, सभी की नजर एक साथ उस दिशा में गई जहां से यह आवाज आ रही थी। सभी के चेहरे पर डर पूरी तरह हावी हो चुका था। उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। वे सब फटी हुई आंखों से एक तक दरवाजे की ओर देख रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, जिससे उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वे अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हो पाए थे कि दरवाजे की दोबारा खटखटाहट ने
उनका ध्यान फिर से खींच लिया। डर से कांपती हुई कणिका धीरे से सोफे से उठी और दरवाजे की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। वह इस वक्त बेहद डरी हुई थी और डर के कारण कांप रही थी। उसके चलने में भी डर साफ झलक रहा था। वह डगमगाते कदमों से जैसे तैसे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। कणिका धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच गई। उसकी नजर इस वक्त दरवाजे की कुंडी पर टिकी हुई थी और बाकी सभी की नजरें भी दरवाजे पर जमी हुई थीं। कणिका ने कांपते हुए अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया। उसकी आंखें कभी अपने हाथ को देख रही थीं तो कभी दरवाजे की कुंडी को। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह में आए थूक को गले से नीचे उतारा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वह डर से कांप रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वह बेहद घबराई हुई थी। कणिका को देखकर लग रहा था जैसे वह इतनी ज्यादा डरी हुई है कि किसी भी पल बेहोश हो सकती है। कणिका का डरना वाजिब भी था। वे ऐसे माहौल में थे जहां रात के 3 बजे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आना कोई सामान्य बात नहीं थी। कणिका ने कांपते हुए हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ से कुंडी पकड़ ली। उसने जैसे ही कुंडी को पकड़ा, उसे लगा उसकी सांस रुक गई है। वह कुछ सोच ही रही थी कि फिर से खटखटाने की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कणिका ने दरवाजे के हैंडल को थोड़ा सा घुमाया, लेकिन दरवाजा खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कणिका ने धीरे धीरे दरवाजे को अपनी ओर खींचना शुरू किया। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और जैसे जैसे वह खुल रहा था, कणिका और उसके दोस्तों की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थीं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें पहले के मुकाबले और ज्यादा बड़ी हो गई थीं। चेहरा डर के कारण न सिर्फ पसीने से भीगा था, बल्कि उसका रंग भी उड़ चुका था। वह सफेद पड़ गया था। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, दरवाजे पर खड़े 2 शख्सों पर कणिका और उसके दोस्तों की निगाहें अटक गईं। वे हैरानी से उन्हें देखने लगे। इस वक्त जो 2 लोग दरवाजे पर खड़े थे, वे देखने में बेहद सामान्य मनुष्यों जैसे लग रहे थे। वे किसी भी प्रकार से काली शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत नहीं लग रहे थे। कणिका ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कणिका की आवाज में उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कणिका की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, जी, हम बहुत मुश्किल से आप लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे ही उस शख्स ने यह कहा कि हम आप लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तभी सबके चेहरों पर डर और भी बढ़ गया, क्योंकि उनमें से कोई भी उन दोनों लोगों को नहीं जानता था और यह जगह भी उन लोगों के लिए अनजान थी। यहाँ पर उनकी जान पहचान का कोई नहीं था, तो यह 2 अनजान शख्स उन्हें ढूंढते हुए उनके धर्मशाला में पहुंचना कोई सामान्य सी बात नहीं थी। उनमें से एक शख्स की बात सुनकर राहुल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कठोर आवाज में बोला, आप लोग हमें ढूंढ रहे थे, मगर क्यों? हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं, और जहां तक मुझे लगता है आप लोग भी हमें नहीं जानते, तो फिर आप लोग हमें ढूंढ क्यों रहे थे? तभी दूसरे शख्स ने उनकी तरफ एक चीज आगे बढ़ाई, जिसे देखकर राहुल और उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे हैरानी से उस चीज को देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर अपनी आंखें मलीं और उस सामान को ध्यान से देखने लगे। तभी अमन हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा और उस आदमी के हाथ से वह सामान छीन लिया। अपने हाथों में लेकर वह उसे बहुत ध्यान से देखने लगा और उसे अपने आप से चिपकाकर फिर एक बार देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। अमन ने कांपती हुई आवाज में उस शख्स की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें यह कहां से मिला? वे दोनों शख्स दरवाजे पर खड़े शांत भाव से उन सबको देख रहे थे। उनके चेहरों पर दुख और तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। जो चीज इस वक्त अमन के हाथ में थी, वह कुछ और नहीं बल्कि विहान की वही शर्ट थी जो उसने उस रात पहनी थी, जिस रात वह बालकनी में खड़ा एक तक एक दिशा में देख रहा था और फिर अचानक गायब हो गया था। जब उन्हें विहान मिला तो उसने वह शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके शरीर से वह शर्ट गायब थी। जब विहान सीढ़ियों पर बेहोश मिला था, उसने केवल बनियान और काले रंग की लोअर पहनी हुई थी। वह शर्ट जो उसने उस दिन पहनी थी, उसके शरीर पर नहीं मिली थी। उस दिन उन्होंने वह शर्ट आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आज वह शर्ट उनके सामने थी, जिसे देखकर वे सब हैरान रह गए थे और अब हैरानी से उन 2 युवकों की तरफ देख रहे थे जो इस वक्त दरवाजे पर खड़े थे और जिनके पास वह शर्ट मौजूद थी। उन 2 युवकों में से एक युवक आगे बढ़ा। उसने अपना दाहिना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम अयान है
और यह मेरा मित्र राघव है। हमें आपकी यह शर्ट कर्णिका घाट पर मिली थी। वैसे तो किसी के लिए सिर्फ शर्ट देखकर उसके मालिक को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए यह मुश्किल नहीं था, क्योंकि इस शर्ट को छूने मात्र से ही हमें यह झात हो गया था कि यह शर्ट किसकी है, और यह भी पता चल गया था कि वह व्यक्ति यहीं आसपास मौजूद हो सकता है। इसलिए हमने इस शर्ट के मालिक को ढूंढने का निश्चय किया, क्योंकि शर्ट को छूते ही हमें यह एहसास हो गया था कि इसका मालिक बहुत बड़ी मुसीबत में है। राहुल ने हैरानी से उस युवक की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा? आपको इस शर्ट को छूने मात्र से यह पता चल गया कि इसका मालिक मुसीबत में है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम आपको बेवकूफ लगते हैं? इस वक्त राघव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह राहुल की तरफ आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जी नहीं, हमने कब कहा कि आप मूर्ख हैं, और ना ही हम यहाँ आपको मूर्ख बनाने आए हैं। हम दो युवक हैं जो काफी लंबे समय से कर्णिका घाट पर रह रहे हैं और यहाँ सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हैं। हमें शुरू से ही इन सब चीजों में बहुत दिलचस्पी रही है, लेकिन हम यह सारा ज्ञान और सिद्धियां केवल मानव कल्याण के लिए ही सीखना चाहते थे। हमारा इससे अधिक कोई उद्देश्य नहीं है, और अभी तक हम कई वर्षों से कई सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जब हमने यह शर्ट छुई तो हमें झात हो गया कि कोई काली शक्ति है जो आपके साथी को वश में किए हुए है। उस पर काली शक्ति का प्रभाव है और हम चाहते हैं कि वह उस प्रभाव से मुक्त हो जाए। आपको यह बिल्कुल भी झात नहीं होगा कि जिस काली शक्ति के प्रभाव में आपका साथी है वह बहुत ही शक्तिशाली है। साथ ही साथ आपके पास समय की भी बहुत कमी है। वह शक्ति आपके मित्र को अपनी ओर खींच रही है। यदि जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो आपका मित्र उसका गुलाम बन जाएगा। सब लोग अभी भी हैरानी से राघव की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और यदि वे यकीन कर भी पा रहे थे तो भी वे उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। राघव ने उन्हें समझाने के लिए कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात आप लोगों के सामने सिद्ध करता हूं। राघव भी उन सबके सामने जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। इस वक्त उसके हाथ में विहान की वही शर्ट थी जो उसने उस रात पहनी थी। राघव ने एक विशेष मुद्रा ली और आंखें बंद करके उस शर्ट को अपने हाथों में पकड़ लिया और बैठ गया। काफी देर तक शांति छाई रही। राघव आंखें बंद करके स्थिर बैठा था। सब लोगों की नजरें राघव पर टिकी हुई थीं। वे एक टक राघव को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि राघव करना क्या चाहता है। हाँ, अयान सब कुछ जानता था। उसके चेहरे पर शांति, सुकून और एक हल्की मुस्कान थी। काफी देर की शांति के बाद राघव ने कहना शुरू किया, रात के 11 बज रहे हैं। कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है। विहान उठकर बालकनी की तरफ जा रहा है। वह अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन है। हालांकि जितनी गर्मी और तकलीफ वह इस वक्त महसूस कर रहा है, उतनी गर्मी इस माहौल में नहीं है। न जाने उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे करके विहान बालकनी तक पहुंच चुका है और इस वक्त वह बालकनी में खड़ा एक लंबी गहरी ठंडी सांस ले रहा है। उसकी नजरें दूर कहीं बाहर की ओर देख रही हैं। अभी विहान की नजरें चारों ओर घूम रही हैं और फिर वह एक टक एक दिशा में देख रहा है। राघव जैसे जैसे यह बातें कह रहा था, सबकी नजरें राघव पर और गहराती जा रही थीं। वे सब आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। किसी और को तो राघव पर इतना यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त अमन को उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो रहा था, क्योंकि उसे उस रात की घटना याद आ रही थी। राघव ने आगे कहना शुरू किया, विहान की निगाहें अभी भी एक ही दिशा में टिकी हुई हैं। वह एक तक वहीं देख रहा है। कुछ देर बाद अमन उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अमन की आवाज विहान के कानों तक नहीं पहुंचती। वह उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। काफी देर तक पूछने के बाद अमन विहान के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जब उसकी तरफ से फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो अमन थककर सोने चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी और अमन को लगा कि शायद विहान अपने ही विचारों में खोया हुआ है, इसलिए वह सोने चला गया। लेकिन विहान अभी भी उसी स्थिति में खड़ा था। एक तक उसी दिशा में देख रहा था जहां जलती हुई चिताएं उसे तारों के समान लग रही थीं। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। इस वक्त वह अपने परिजनों को याद कर रहा था। विहान ने हाल ही में अपने परिवार के कई सदस्यों को एक दुर्घटना में खोया था। विहान की आंखों के सामने उसका बीता हुआ कल चल रहा था। उसे अपने चाचा, चाची, बाबा, दादी और छोटे छोटे कजिन की याद आ रही थी। वे सब कैसे घूमने निकले थे। वे सभी हंसी खुशी मस्ती करते हुए गाड़ी चला रहे थे, गाना गा रहे थे और अपने ट्रिप का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आया
और उनकी गाड़ी से टकरा गया। उसी ट्रक की टक्कर से उस कार में बैठे उसके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई थी। विहान का परिवार काफी बड़ा था, इसलिए वे 2 गाड़ियों से सफर कर रहे थे। दूसरी गाड़ी में विहान और उसके मम्मी पापा थे। जितने लोग दूसरी गाड़ी में थे वही सब जीवित बचे थे। उस दिन विहान ने बहुत कुछ खोया था। उन सबको याद करते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। विहान की निगाहें अब भी कर्णिका घाट पर ही टिकी हुई थीं, लेकिन अब उसकी आंखों में नमी नहीं बल्कि हैरानी थी। विहान एक तक उसी दिशा में लगातार देख रहा था। राघव ने आगे बताना शुरू किया। इस वक्त मैं देख सकता हूं कि विहान क्या देख रहा है। कर्णिका घाट पर उसे दूर सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे वह लगातार देख रहा है। राघव ने आगे कहा। विहान अभी भी उसी को देख रहा है। उसकी नजरें उधर से हट ही नहीं रहीं। राघव ने कांपते होंठों से डरते हुए कहना शुरू ही किया था कि कर्णिका आगे बढ़कर उसकी तरफ देखती है और पूछती है, विहान किसे देख रहा है? आखिर कौन है वहां जिसे विहान देख रहा है? किस पर विहान की निगाहें टिक गई हैं? राघव की आवाज अब भी शांत थी। उसने कहा, वहां एक लड़की बैठी हुई है। खूबसूरत नहीं, बेहद खूबसूरत। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। इस वक्त जो लड़की कर्णिका घाट पर बैठी है उसकी उम्र करीब 16 से 18 साल होगी। उसने अभी अभी यौवन में कदम रखा है, जिससे उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ गई है। विहान अब भी एक तक उसी दिशा में देख रहा है। वह लड़की भी उसे ही देख रही है और अब एक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही है। विहान उसके रूप, उसके यौवन में खो गया है। वह मंत्रमुग्ध हो गया है। इस वक्त विहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान छाई हुई है और वह बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए धीरे धीरे दूसरी दिशा में मुड़ रहा है। वह धीरे धीरे चलकर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही बंद हो रहा था। इस वक्त सभी लोग राघव की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सबकी नजरें एक तक उस पर थीं। विहान धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कर्णिका घाट की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर में वह कर्णिका घाट पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद वह उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की जो दूर से इतनी खूबसूरत दिख रही थी, पास से और भी ज्यादा मोहक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी झील के ठंडे पानी की तरह थीं। उसकी लंबी पतली सुंदर नाक, छोटे छोटे गुलाबी कमल की पंखुड़ियों जैसे होंठ, हल्के उभरे गाल, चौड़ा माथा और उसके काले लंबे रेशमी बाल जो उड़ते हुए कभी कभी उसके चेहरे पर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादल चांद को ढक रहा हो। उसके दूध जैसे गोरे रंग पर उम्र की नजाकत और उसकी असली खूबसूरती उसकी मासूमियत थी। उसका छरहरा दुबला पतला बदन, पतली कमर, उभरे हुए वक्ष, निकले हुए नितंब, सुराहीदार गर्दन, लंबे पतले हाथ और लंबी उंगलियां, ये सभी उसे और भी मनमोहक बना रहे थे। उसकी मुस्कान और अदाएं उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थीं। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी देवता उसे देखकर मोहित हो जाए। विहान उस लड़की के पास बैठा हुआ था और एक तक उसकी मुस्कान को ही देख रहा था। उसकी नजरें लड़की के होठों से हट ही नहीं रही थीं। विहान ने आगे बढ़कर उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है और इतनी रात को आप यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? वह लड़की अब भी विहान को एकटक देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपनी मधुर वाणी में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक अजीब सा जादू जो विहान को अपनी ओर खींच रहा था। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम छाया है और मैं अक्सर यहाँ आकर बैठती हूँ। यहाँ आकर बैठने से मेरे मन को सुकून और शांति मिलती है। विहान को उस लड़की की बात पर जरा भी संदेह नहीं हुआ और वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछने लगा, ऐसी जगह पर आपको सुकून और शांति कैसे मिल सकती है? यहाँ तो चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। यहाँ तो इंसान को भय लग सकता है। वह लड़की अब भी एक तक मुस्कुराते हुए विहान को देख रही थी और कह रही थी, मुझे यहाँ डर नहीं लगता क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। मुझे इस जगह की आदत है। ये जगह मेरे घर जैसी है, इसीलिए मुझे यहाँ सुकून मिलता है। विहान ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अब तो तुम मजाक कर रही हो। तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम तो क्या कोई भी इस जगह पर नहीं रह सकता? उस लड़की ने लगातार विहान को देखा। उसकी आंखों में देखते हुए उसने विहान के हाथों पर अपना हाथ रखा और उसे पकड़कर खड़ा किया। फिर वह उसे अपने साथ ले जाने लगी और कहने लगी, तुम्हें यकीन नहीं होता ना
कि यह जगह मेरा घर है, तो चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। और वे दोनों चलने लगे। उस लड़की के छूने से जैसे विहान ने अपने होश और हवास खो दी। उसका दिमाग उसका साथ देना बंद कर चुका था। विहान चुपचाप उस लड़की को चलते हुए देख रहा था। उसकी खूबसूरती में दीवाना हुआ वह उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था, बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रहा है। और इस वक्त वह लड़की विहान को अपने साथ कर्णिका घाट के उस हिस्से में लेकर जा रही है जहां पर तंत्र विद्याएं होती हैं, जहां पर किसी भी सामान्य मनुष्य का जाना मना है। कर्णिका घाट के बाकी हिस्सों में लोग जाते हैं, भले ही वहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, लेकिन यह घाट का वह हिस्सा है जहां पर जाना वर्जित है। यह जगह इतनी भयावह मानी जाती है कि कहा जाता है, जो वहां गया वह सामान्य नहीं लौटता। यह कर्णिका घाट का सबसे भयानक हिस्सा है। यहाँ पर अघोरी आते हैं जो तंत्र विद्याएं करते हैं। यह जगह जितनी डरावनी दिन में लगती है, रात में उससे कई गुना अधिक भयानक हो जाती है। यहाँ लगातार मंत्रोच्चार होता रहता है। अघोरी अपनी साधनाएं यहीं सिद्ध करते हैं। यहाँ किसी भी आम इंसान का जाना मना है, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना डरावना होता है कि वहां जाकर दिल का दौरा भी पड़ सकता है। और अब तक कोई भी व्यक्ति वहां से सामान्य रूप से जीवित लौट नहीं पाया है। विहान को इस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं है और वह हाथ पकड़कर छाया के पीछे पीछे चल रहा है। उसे यह एहसास नहीं है कि वह लड़की उसे कहां लेकर जा रही है। उसकी नजरें केवल उस लड़की पर टिकी हुई हैं। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं और उसकी मनमोहक मुस्कान में खोया विहान मंद मंद मुस्काते हुए उसके पीछे पीछे बढ़ रहा है। इस वक्त विहान और वह लड़की एक जगह जाकर रुक चुके हैं। वहां एक चिता जल रही है। उस जगह के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसे देखकर छाया मुस्कुरा रही है। विहान हैरानी से उस आदमी की तरफ देख रहा है, फिर वह छाया की तरफ पलटता है और हैरानी से उसे देखते हुए पूछता है, यह आदमी कौन है और तुम मुझे इसके पास क्यों लेकर आई हो? जिस लड़की की मुस्कान ने विहान को अपना दीवाना बना लिया, अब वही उसे कर्णिका घाट के उस हिस्से में ले जा रही है जहां जाना किसी आम इंसान के लिए मना है। एक चिता जल रही है, पास ही बैठा है एक रहस्यमयी आदमी और विहान अब उसके सामने खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, छाया कौन है, वो आदमी कौन है, और क्या अब विहान की किस्मत उस तंत्र के हाथों में है जिससे कोई बच नहीं पाया? राज जल्द खुलेगा, लेकिन उस राज की कीमत शायद किसी की जान होगी। इंतजार कीजिए। कर्णिका घाट पार्ट 4।